जिस तरह से किसी मैग्नेट के सराउंडिंग में जो रीजन होता है जहां तक उसका इन्फ्लुएंस हो, उस रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होगा तो मैग्नेट उसको खींच देगा। लाइक वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में जो रीजन है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हुआ? किसी भी ऑब्जेक्ट के मास तो हमेशा ही होगा। मास इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब इट इज ऑलवेज देयर। तो मास के कारण जो रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है, उस रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस को ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। मतलब एक जैसे अगर हम अर्थ की ही बात करें, किसी भी प्लेनेट के लिए होगा, तो इसका एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये वो रीजन है जहां तक अगर हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखे तो वो वापस आ जाएगा उस पर। जैसे अगर हम यहाँ से कोई बॉडी ऊपर फेंक दें, वाइट कम्स बैक, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्पेस और रीजन। कौन सा रीजन या कौन सी स्पेस? अप टू विच द इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। उसका जो फोर्स है वो किसी दूसरी बॉडी के ऊपर लग सकता है, उस रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस को ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। मैग्नेट के केस में इसी को मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज बॉडी के केस में इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इस ग्रेविटेशनल फील्ड को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज। ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए एक है बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आप ऐसे समझें जैसे अगर कोई बॉडी मोशन में है, तो मोशन तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो उसकी इस स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी भी तब होती है जब बॉडी मोशन में है, और मोमेंटम भी तभी होता है जब बॉडी मोशन में है। राइट? अगर कोई बॉडी है हमारे पास जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए, मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और दूसरी है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब इन दोनों में फर्क क्या है? पहले देखो, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या टेक्निकल डिफरेंस है? काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर। लेकिन दोनों मोशन को एक्सप्रेस कर रही है। तो यहां भी वही है। अगर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड होगा तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, और फील्ड इंटेंसिटी एक, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पहले इनका डेफिनेशन देख लेते हैं एटलीस्ट। देखो, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, दोनों साइड में एक साथ ही बता दूंगा मैं, दिस इज वर्क डन पर यूनिट मास। फोर्स पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास, फोर्स वेक्टर दैट इज बाय इंटेंसिटी वेक्टर, वर्क स्केलर, पोटेंशियल भी स्केलर। ऐसा यूनिट क्या बनेगा इसका? न्यूटन पर केजी।
m is mass, force per unit mass, work per unit mass, और फोर्स डिवाइडेड बाय मास एक्सेलरेशन भी तो होता है, इसलिए आप इस यूनिट को मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये है जूल पर केजी। आप इस फर्दर इसको स्प्लिट कर सकते हैं, जूल पर केजी को लिख सकते हो न्यूटन मीटर पर केजी, और न्यूटन क्या है, किसका यूनिट है, फोर्स का। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सो यू कैन राइट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के लिए, मीटर डिवाइडेड बाय केजी, तो ये बनता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये सिर्फ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर ऐसा यूनिट जूल है तो जूल बेसिकली न्यूटन इनटू मीटर को बोला जाता है, और न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो न्यूटन की जगह लिखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए केजी तो पहले से यहाँ रखा है, और ये मीटर है, ये मीटर इनटू मीटर हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सिमिलर नहीं है। ठीक है, और इसलिए भी सिमिलर नहीं है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों डेफिनेशंस में जो ये m0 है, इसको बोलते हैं यूनिट मास, और सिंपली ऐसे बोल सकते हो इट इज द मास ऑफ ए स्मॉलर ऑब्जेक्ट। एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट एक वेग सा डेफिनेशन है, कितना स्मॉल। ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है कितना स्मॉल। स्मॉलर मतलब यहाँ बोलने का ये है कि उसका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो निग्लिजिबल होना चाहिए। तो जिसके भी ग्रेविटेशन फील्ड को स्टडी कर रहे हैं, बस वही एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी किसी का नहीं। तो वो तभी होगा अगर बाकी जो दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसका मास बहुत कम लेना पड़ेगा। इट इज अ स्मॉल मास। बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन देखिए, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड हम स्टडी करना चाहते हैं, बिगर ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है जिसका मास लेते हैं हम m0। इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी होगी, gm इंटू m0 बाय r स्क्वायर। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया है इसलिए यही r लिखना। इस m0 को यहां ले आए, f बाय m0 कितना हुआ, अब ये m0 यहां आ जाएगा तो f बाय m0 होगा gm बाय r स्क्वायर। यही f बाय m0 तो इंटेंसिटी है, g नहीं बोलेंगे अभी। फोर्स पर यूनिट मास इज, एक्सेलरेशन तो है बट फोर्स पर यूनिट मास इज आल्सो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ठीक है, तो I क्या हो गया, gm बाय r स्क्वायर। और बेटा अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है
देखो जो फोर्स की डायरेक्शन है वही आई की डायरेक्शन होगी, जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप लिख लो। ये वाला मास इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये है इंटेंसिटी की डायरेक्शन, यही है फोर्स की डायरेक्शन। और अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे, मतलब इसको रब ये फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज फोर्स भी वेक्टर है, तो फोर्स पर यूनिट मास है। तो जो जो न्यूमेरिकल्स हमने फोर्स के लिए किए थे सुपरपोजिशन वाले, वो सब यहाँ भी वैलिड है। सिर्फ फोर्स के केस में हम लिखते हैं जी एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर, और आई के केस में लिखेंगे जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, बाकी ये दोनों सेम है नेचर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या डिफाइन किया था? पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट, वर्क डन पर यूनिट मास। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे देन इट इज कॉल्ड एज, अगर आपने 10th वाला याद होगा तो वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया था, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर यूनिट मास। मैग्नेटिक पोटेंशियल भी होता है, वर्क डन पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, उसकी बात करेंगे बाद में कभी। सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर हमने ये पता करना है कि पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल वर्ड का मतलब है स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी का भी मतलब है स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, पोटेंशियल ज्यादा है मतलब फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो वही चीज हो गई, एक बॉडी फास्ट मूव कर रही है, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है, मोमेंटम भी ज्यादा है। तो अगर किसी बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग होगा, उस स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा तो बोलेंगे इंटेंसिटी ज्यादा है, और अगर स्केलर फॉर्म में लिखना होगा तो विल राइट पोटेंशियल इज मोर। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पोटेंशियल है और इंटेंसिटी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अगर ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल फाइंड करना है, और सपोज करो कि ये डिस्टेंस है r। पोटेंशियल होता है क्या? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सपोज यहाँ दो पॉइंट्स ले लो, A और B, जिनके बीच में डिस्टेंस है dx, और हम किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m0 है A से B ला रहे हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in taking an object of mass m0 from A to B is dw equal to f dx। सेम डायरेक्शन है इसलिए मैंने एफ डी एक्स लिख दिया। यहां पर देखो फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ, नीचे ही ला रहे हैं। अगर ए पॉइंट का डिस्टेंस इस बॉडी के सेंटर से x है, तो क्या लिखेंगे एफ को? जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ है जिसका मास है m0, जो इस सेंटर से r डिस्टेंस पे था यहाँ, लेकिन जब यहाँ होगा तो डिस्टेंस तो x होगा। और ध्यान से देखिए ये x एक वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? पॉइंट यहाँ है तो x बोल रहे हैं, यहाँ होगा तो x कुछ और होगा, यहाँ होगा तो x कुछ और होगा। तो टोटल वर्क अगर कैलकुलेट करना है, टोटल वर्क डन when the mass, when m0 is taken from infinity to point P। infinity मतलब, infinity मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर,
ठीक है, अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है तो ये इन्फिनिटी हुआ। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है, gmm/x²dx। अगर हमने टोटल वर्क कैलकुलेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रहेंगी? टोटल वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, इन्फिनिटी से p पॉइंट तक लाना है। बेटा जब इन्फिनिटी पे होंगे तो x हो जाएगा इनफिनाइट, सेंटर से डिस्टेंस है, और जब p पॉइंट पे आएंगे तो x कितना होगा? तो इन्फिनिटी टू r हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी। द टोटल वर्क डन when m0 is taken, अच्छा वो लिख दिया, टोटल वर्क डन इज w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw देखिए x का जो वेरिएबल होना है वो यहाँ काम आ जाएगा, x इन्फिनिटी से r। वन बाई एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा? वन बाई एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन मतलब एक्स रेज पर -2 की इंटीग्रेशन। x -2 की इंटीग्रेशन होती है x -2 + 1 -1/x। इस माइनस साइन को बाहर ले आओ। m0 था, वन बाई इंफिनिटी तो 0 है, सो व्हाट इज w? -gmm/r। m0 को शिफ्ट करो लेफ्ट साइड। बेटा यही जो w/m0 है यही तो पोटेंशियल है, तो v क्या हो गया? वर्क डन पर यूनिट मास होता है, देयरफॉर v इक्वल्स टू -gm/, ठीक है, तो ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया। पोटेंशियल एनर्जी है बेटा इंपॉर्टेंट, और इसी पे बेस क्वेश्चंस भी करने हैं फिर उसके बाद। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पहले भी पढ़ रखा है, इसमें वर्क एनर्जी पावर में, जिसे mgh बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक्सप्रेशन क्या बनता है, ये जनरल पढ़ेंगे हम। mgh तो बड़ा एक स्पेशल केस में होता है। mgh तब वैलिड है जब हाइट निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ।
बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क होता है सीधा, वर्क डन इन टेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट within the gravitational field. और ये वर्क हमने अभी कैलकुलेट ही कर लिया पोटेंशियल के टाइम में। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम होती है हमेशा। वहां तो पर्टिकुलर था कि दूसरा ऑब्जेक्ट छोटा होना चाहिए, इसलिए देखो ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। इसका मास है कैपिटल M और ये डिस्टेंस है r। इस सिस्टम की पोटेंशियल वर्क डन कितना होगा? W इक्वल टू माइनस G/m/r। इसी वर्क अपान मास को हमने अभी लिख दिया था पोटेंशियल। दिस वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा जो सेंटर से डिस्टेंस है वो स्मॉल r ले रहे हैं। अगर सरफेस से h हो और हम ये एज्यूम कर लें कि ये अर्थ है, तो ये कैपिटल R है, तो ये स्मॉल r किसके बराबर होगा? r प्लस h। अगर ये कैपिटल R और ये h, तो स्मॉल r किसके बराबर हुआ? r प्लस h। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन बेटा ये है। हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? हाइट बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है कम होती है? सोचो तो याद बढ़ेगी। आपको ये नेगेटिव साइन भी तो देखना है। नेगेटिव कम हो रहा है मतलब -8 से -4 हो गई, तो बढ़ी या कम हुई? देखो विद इंक्रीज इन हाइट द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। with increase in height the potential energy increases। ठीक है, ये है सिस्टम। एक ऑब्जेक्ट का मास m, रेडियस r और उसके सरफेस से h हाइट पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। हाइट बढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ जाएगी। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर बात करें, h तो 0 है। अगर हम अर्थ के सरफेस पे है मतलब वी आर हेयर, और ये अगर अर्थ ही मान ले, व्हेन वी आर हेयर h0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? कल मैं बताऊंगा इसी एक्सप्रेशन को mgh कब लिख सकते हैं हम, लिखेंगे हम, उसको प्रूव करेंगे, यही mgh होता है -Gmm/r। एट इंफिनिटी u विल बिकम 0, क्योंकि जब नीचे यहाँ इन्फिनाइट आ जाएगा इसका मतलब ये मैक्सिमम है। ये नेगेटिव वैल्यू है ना, ऊपर जा रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गई। दिस इज द
मैक्सिमम वैल्यू। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर थ्रो करना है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब हमें वर्क करना पड़ेगा, ऐसे फेंक नहीं सकते बिना वर्क किए। जितना हम वर्क करेंगे वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाएगा, वही वर्क जो है दैट विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्वेश्चन है बेटा आपका, लिखिए क्वेश्चन। ए बॉडी इज थ्रोन अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। A body is thrown up from the surface of earth up to a height equal to the radius of earth, up to a height equal to the radius of earth. Calculate work done in doing so. In doing so मतलब ऐसा करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। नेगेटिव तो आएगा नहीं ना, वर्क पॉजिटिव आएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। आपने बेटा जब भी वर्क कैलकुलेट करना है, वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अर्थ के सरफेस पे कितनी है पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जी एम एम बाई आर। उसको U1 बोल देता हूं, माइनस जी एम एम बाय, ठीक है। ये कहां पे है? एट एच इक्वल टू 0। फिर अगर हम एच की वैल्यू आर रखें, क्योंकि हमने कितनी ऊपर ले जाना है जितना अर्थ का रेडियस है, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैं इसको यू आई बोल देता हूं, इसको यू एफ, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस आर। आर प्लस एच होता है, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू and it will be equal to UF minus UI। फाइनल माइनस इनिशियल है ना, जैसे यहाँ 10 थी और यहाँ 20 हो गई, तो इंक्रीज कैसे पता करेंगे? इट इज 20 minus 10। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज W इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई 2R माइनस जी एम एम बाई आर। सो इट इज इक्वल टू, पहले इस पॉजिटिव टर्म को लिख लेते हैं, वन माइनस वन बाई टू क्या होता है? 1/2, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जी एम एम बाई 2R। अगर यहाँ h की जगह 2R होता तो यहाँ 3 बन जाता, अकॉर्डिंगली हम कर ले डिफरेंस। लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी लिखना है, in terms of acceleration due to gravity, we know small g equal to capital Gm by r square। तो फिर इस Gm की जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, gr स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर W क्या बनेगा?
राइट इट लाइक दिस 1/2 mgr। ठीक है, धीरे धीरे मैं इसको mgh भी बनाऊंगा, देखना बन रहा है थोड़ा सा। अभी mgr आया, h नहीं आया, आएगा लेकिन h भी। अब देखिए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, इफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ up to a height h equal to n times the radius of earth, nr। जैसे यहाँ कितना था 1r, कैन बी डबल ट्रिपल और 3/2 टाइम्स, तो n की जगह 3/2 आ जाएगा। अगर किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से कितनी ऊपर ले जाए, उतनी हाइट जो n टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ हो, तो डायरेक्ट याद रखना बेटा कितना वर्क करना पड़ेगा। देन w या डेल्टा u will be equal to n over n plus 1 into mgr। n divided by n plus 1। n क्या है, बेसिकली मल्टीपल है r का। जैसे अभी हमारे क्वेश्चन में दिस n was 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 divided by 1 plus 1, that is 1/2। अगर यहाँ हम 2 पुट करें, मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा होता ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहाँ आता, आप करके चेक करो, 2 divided by 3 mgr। तो इस तरह से whenever we take a body away from the surface of earth, तो उससे बेसिकली उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। एंड टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी वी डू सम वर्क, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। यहाँ बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। और वर्टिकल सेपरेशन जब होगी तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। कल इसको और करेंगे थोड़ा आगे। संडे को टेस्ट भी है, सभी का है वो।